अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। ये साइफर केस है जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान की अदालत का दरवाजा खटखटाया। एक मुतालबा जज से किया मगर जज साहब खामोश रहे। इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इलेक्शन कमीशन में बल्ले का निशान वापस लेने के लिए समात होती है इंटर पार्टी पर, और इस इंटर पार्टी इलेक्शन पर 40 सवालात इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूछे गए। और इन सवालों में ऐसा क्या था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बाहर आकर इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाया। आप खास हैं, इलेक्शन कमीशन का पीटीआई पर तंज, और फिर पीटीआई का प्लान बी और प्लान सी क्या है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। व्यूअर्स, आपको याद रखना है कि नवाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर हमले कर रहे थे, अब उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पर भी हमला कर दिया। ऐसा क्या हुआ? क्या उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लाल झंडी दिखा दी गई है? इसकी तफसील भी रखेंगे आपके सामने। और फिर नवाज शरीफ के पुराने साथी ने नवाज शरीफ को खरी खरी सुनाई, और ऐसे हालात में जब एक लाडले को इलेक्शन जितवाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। व्यूअर्स, और सबसे अहम खबर, मरीम नवाज के मुकाबले में इमरान खान की जमात से कौन उन्हें टक्कर देने आ रहा है, और इस वक्त हाउस ऑफ शरीफ में इस हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है, इसकी कहानी भी आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि ये साइफर केस है, और साइफर केस में खान साहब अब दोबारा अदालत पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब का जज से मुकालमा और जज की खामोशी। खान साहब ने हाई कोर्ट पहुंचकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है साइफर केस में कि 23 नवंबर से अब तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई गैर कानूनी और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रही, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल कानून है जो आम कानून से मुख्तलिफ है। स्पेशल लॉ होने की वजह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक करते हुए कानूनी तरीकाकार अपनाना जरूरी है। अब ये कानूनी तरीकाकार असल में है क्या? नंबर 1, इस केस पे मीडिया को कवरेज की इजाजत दी जानी चाहिए, जो नहीं दी जा रही। दूसरा, इस केस में मीडिया के साथ साथ पब्लिक को भी ट्रायल देखने की इजाजत का तरीकाकार जो बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया गया, और ये आम पब्लिक, जेल के कैदी और फिर खलाई मखलूक में से कोई जेल की समात का हिस्सा ना बने, ये भी एक मौक़िफ़ रखा गया। ट्रायल कोर्ट के जज अबुल हसनात को चाहिए कि पहले साइफर की तहकीकात कराएं जिस बुनियाद पर सारा ट्रायल चल रहा है। फिर केस जल्दबाजी में ना चलाया जाए, बल्कि इमरान खान के वकला और इमरान खान को भी सुनने का मौका दिया जाए, जो खान साहब को मौका नहीं दिया जा रहा। फिर साइफर केस में जिस तरह लोगों से गवाही दिलवाई जा रही है, इसको भी देखा जाए, क्योंकि एक बंदा आजम खान जो इतने दिन से लापता है, वो ऐसे कैसे आकर बयान जारी कर सकता है, इसके ऊपर भी सवाल उठाया गया। अब खान साहब का जो मुकालमा है ना, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि खान साहब ने ये बात कही थी और जज को कही, और शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों एक स्टेटमेंट जारी किया गया दौरान समात। इमरान खान ने जज को क्या कहा? वो ये कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप मुझे फांसी देना चाहते हैं क्योंकि आपको हुक्म दिया गया, लेकिन ये गुनाह करने से पहले आपको एक बार साइफर जरूर पढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं जहां से आपको हुक्म मिला है वो हुक्म बड़े बड़े सियासतदान नहीं टाल सकते, तो आप कौन सी खेत की मूली हैं, यानी ये पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन व्यूअर्स, एक बात अब तय है कि इलेक्शन आप जैसे मर्जी कराएं, इमरान खान को इलेक्शन में जाने दें ना जाने दें। जिस तरह 25 मई में इमरान खान को क्लीन चिट मिली है ना, हर मुकदमे में वक्त लगेगा, लेकिन ये क्लीन चिट जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको ये साबित करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि साइफर केस के अंदर इनके पास इतना मार्जिन मौजूद था कि हम लपेट कर, मनाकर, खामोशी के साथ, मीडिया को माइनस करके कोई फैसला सुना सकते हैं, और जब ये फैसला चैलेंज होगा और जो सजा सुना दी जाएगी उस वक्त तक बहुत देर होगी, और हम इमरान खान को जेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर जो है वो रख सकते हैं। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे महाज पर भी जंग लड़ रही है, और ये जंग इलेक्शन सिंबल की जंग है। 20 से 22 तारीख तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक बल्ले का निशान नहीं दिया गया।
बिलावल जरदारी पाकिस्तान की गलियों में, लाहौर की चौराहों के अंदर खड़े होकर वही बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब ये बात किसके लिए कही गई कि गली गली में शोर है, और फिर कोई इक़्तिदार में आकर अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है। मसला यहां पर ये है, बिलावल जरदारी को शायद आज से 16 माह पहले जब वो कुर्सी जिस पर वो बैठना चाहते थे और फिर वो बैठ गए, जो उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से पूरी दुनिया में मजे किए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के मफादात को एक बच्चे के हाथ में दे दिया, पाकिस्तान की जो खुददारी थी उसे आपने गैर के हाथों में बेच डाला। आज आप ये कहते हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। व्यूअर्स, जरदारी साहब का ये फर्जंद जो है शायद ये भूल जाता है कि इनकी याददाश्त तो कमजोर होगी, लेकिन क्या ये आपकी याददाश्त कमजोर है? क्योंकि इन्होंने आपकी याददाश्त के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल लगा दिया, एक सवालिया निशान जो है वो लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम नहीं भूलेगी इन लोगों को, इनकी कारकर्दगी को और इनके उन पहनावों को जो ये लबादा ओढ़कर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। इसी बात के ऊपर इलेक्शन कमीशन, जहां पर 40 सवालात का एक टोकरा, एक फाइल रखी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, और इन सवालों का ताल्लुक इलेक्शन इंट्रा पार्टी से नहीं था, बल्कि ये उनके तंज हैं और तंज के निश्तर जो ये चलाते रहे। और इसका जिक्र जो है बाहर आकर बैरिस्टर गौहर ने भी किया और अली जफर साहब ने भी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर लिया है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल क्या देते हैं? वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 40 सवाल मुझसे पूछे और इन 40 सवालों में इलेक्शन से मुतल्लिक कोई बात नहीं थी। तारीख गलत लिखी गई, वक्त क्या था, कौन आया कौन गया, सर्दी अगर आपको हीटर के आगे बैठा दें तो आपको क्या गर्मी लगेगी, यानी इस किस्म के सवालात जो हैं बकौल उनके ये पूछे गए और दस्तावेजात हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। ये भी बैरिस्टर अली जफर ने कहा। इलेक्शन कमीशन से इस वक्त कहा कि कोई कमी है तो अभी बता दें। हमें फिर नोटिस आया जिसमें 3 सवालात पूछे गए। कल एक केस में मेरी बहस मुकम्मल होने के बाद 40 नए सवालात आ गए। पूछा गया कि फॉर्म 65 पर पार्टी चेयरमैन ने क्यों दस्तखत किया, उनके मजाज नुमाइंदे ने क्यों दस्तखत नहीं किया। जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन रूल्स में है कि पार्टी सरबरा दस्तखत करे। पार्टी सरबरा शहबाज शरीफ ने फॉर्म 65 पर खुद दस्तखत किए और ये एक मिसाल थी, एक दलील थी, एक प्रेसिडेंट था जिसे मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कभी भी पूछा भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये वो उनके घर के बंदे हैं, उनकी एक घर की खातून को उन्होंने भरपूर तरीके से नवाजा। तो ये सवाल शहबाज शरीफ से कैसे किया जा सकता है? हमें कहा गया कि पार्टी सरबरा दस्तखत ना करे, उनका मजाज दस्तखत करेगा। ये इम्तियाज क्यों? ये ऐसी चीज नहीं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मंसूख किया जाए या निशान को रोक दिया जाए। इतराज किया गया कि जून का इलेक्शन कदम करार दिया तो इसका क्यों जिक्र किया? हमने इस इतराज को पहले ही दुरुस्त कर लिया। हर जमात को पार्टी इलेक्शन कराना है। इतराज किया गया कि पीटीआई ने 13 जून 2023 से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, हमारे इलेक्शन को आपने मंसूख किया। आज ये सवाल क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है, किसी के पास नहीं है, ना आइन के अंदर ना इंट्रा पार्टी रूल्स के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन का कहा, हमने करा लिया। कमीशन ने 20 दिन का वक्त दिया और हमने इलेक्शन कराया। अब कमीशन के लोग ही हमसे पूछ रहे हैं कि यह सवाल गैर मुतल्लका है। इतराज किया गया कि बड़े पैमाने पर तशहीर क्यों नहीं की। इतराज किया गया कि इलेक्शन शेड्यूल, मकाम और सीईसी की तैनाती क्यों शाया नहीं की गई। और बैरिस्टर अली जफर साहब ये कहते हैं कि इस बात का जवाब भी हमने कल समाअत के अंदर दे दिया था, ये आपका मैंडेट नहीं है और इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे इससे हमारे से ये सवाल कर सकता है और किस तरह इलेक्शन जो है इससे मुतासिर होगा। इतराज किया गया कि नेशनल काउंसिल क्यों नहीं बनाई और फेडरल इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया। नेशनल काउंसिल इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, ये बड़ी बॉडी है जो इलेक्शन के नतीजे में बनती है। नेशनल काउंसिल का क्याम इलेक्शन से कबल मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में 6 हफ्ते लगने थे, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मरहलों में इलेक्शन नहीं कराया। आप चेयरमैन और पैनल का इलेक्शन एक शेड्यूल में एक ही दिन करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को ऐसे कैसे ख्याल आया कि एक ही दिन में दोनों इलेक्शन करने हैं? आइन में कोई बात नहीं कि 2 दिन में इलेक्शन करना है। बैरिस्टर गौहर ने भी जी इसका जवाब दिया और पाकिस्तान वही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त मुल्क की 70% से ज्यादा मकबूल जमात है और हम किसी सूरत मैदान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम नुक्ता है कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज उठा दिया कि इनकी निगरानी में जो भी इलेक्शन होंगे वो
किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। अब ये जेलम में की कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दी है। और फिर 13 लाख आबादी के शहर हाफजाबाद में कौमी असम्बली की एक नशिस्त है। चीफ इलेक्शन कमीशन का तर्ज़-ए-अमल आम इंतखाबात की सालमियत के लिए संगीन शुबात है और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देकर अब इनके किरदार को मशकूक बनाया जा रहा है। मेरा ख्याल था कि अगर ये सारे लोग इकट्ठे होकर ये कहते हैं ना कि आपने एक सियासी जमात को बाहर रखा और अगर ये वाकई ही जमहूरियत पर यकीन रखते तो कहते कि इसको भी आप शामिल करें और जिन लोगों ने 9 मई के हवाले से वाक़यात में मुलविस हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन व्यूअर्स, इन हालात के अंदर ना अब 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब बकौल उनके फैसल चौधरी के उनके भाई के वो एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। अब वो सरप्राइज़ इलेक्शन लड़ने के हवाले से और किस जमात से लड़ेंगे ये भी एक सरप्राइज़ है। और फिर तोशाखाना के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी के खिलाफ अब रेफरेंस जो है वो नैब की तरफ से दायर कर दिया गया है। और फिर इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ी ये खबर ये भी है कि यहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो ऐलान कर रहे हैं, तकाजा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि आप इंतखाबात, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है और फिर इसके साथ साथ जो सिंबल की बात है इसे आप रिलीज करें। तो दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला यह कह रहा है कि आपने 21 तारीख तक, यानी इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला जो है वो नहीं सुनाना। पहले मेरा ख्याल है कि आप स्ट्रेटजी अपनी जाकर ज़रा सही कर लें कि आपने किस तरह फैसले और इनका क्या जवाब जो है वो उसकी टाइमिंग क्या होगी। और कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इधर तकाजा आप इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर कुछ और कर रहे हैं और उधर एक दरख्वास्त गई हुई है पेशावर हाई कोर्ट में जहां पर कहा गया कि जनाब ज़रा इंतज़ार करें और उसमें आपने तोसी भी करवा ली। तो ये एक इसे कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है जिसका नुकसान पार्टी को माजी में भी हुआ है और अब भी ये नुकसान जो है वो हो सकता है। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया। उन्हें आदत थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर हमले करने की। अब वो हमले सही थे या गलत थे ये एक अलग बहस है, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पर भी ताज़ा तरीन हमला किया। अब ये इस ताज़ा तरीन हमले में कितना नुकसान हुआ, ये जानी नोयत का नुकसान था, क्या था, ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की उनके इस खिताब के दौरान कि नवाज शरीफ आज भी लिखी हुई तकरीर करते हैं और ये इन्हें क्रेडिट जाता है। इन्होंने अपनी इस आदत को नहीं बदला। अच्छे लिखारी हैं आपके पास, बोलने वाले हैं, उनसे तकरीर लिखवा कर रट्टा मारो। अवाम थी ना, अवाम के दरमियान आप जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस का बेशक फुकदान होता है, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो सकते। बड़े बड़े लोग जो हैं वो अवाम के दरमियान जाकर तकरीर नहीं कर सकते। तो आपके अंदर अगर ये सलाहियत नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, यू कैन रिलाई ऑन रिटन स्पीच जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठ कर लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यार कम अज़ कम जो पार्लिमानी बोर्ड था वहाँ पर तो लिखी हुई तकरीर ना करते, पॉइंट्स ऐसे रखे हुए थे। और उनको देख कर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमला कर रहे हैं अदलिया पर पाकिस्तान की। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं, पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। मसला यहाँ पर यह है कि जब जज अब्दुल कयूम जैसे हों तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, जज जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे हों तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, उमर अता बंदयाल आपके हक में फैसला सुनाए तो वो मैच फिक्सर, बेंच फिक्सर नहीं होगा, लेकिन वो आपके खिलाफ फैसला सुनाए तो वो बेंच फिक्सर बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ ने अदलिया में की है ना, तो कम से कम भाई आप तो ये गिला मत करें। हम तो चीख चीख कर थक गए, हमारे से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीख चीख कर थक गई कि जितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की और जितने पौधे पाकिस्तान की अदलिया में इन्होंने लगाए हैं ना, अब एक एक करके ये उसका फल खा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से बैकफुट पे जाना पड़ा। वहाँ पर ये इसका मतलब ये नहीं कि ये भी कोई जज और लगाकर अपने मर्जी के फैसले करवाते, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। इन लोगों ने यानी तहरीक इंसाफ के लोगों ने वकला की अब टीम को ऐसा इंटेक्ट किया और ऐसा किया कि देखें अब एक ट्रेंड सेट जो है वो होता जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में वकला की एक अहमियत जो है ना वो बढ़ गई है और हर वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाकर खड़ा होना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर आपको टिकट मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, क्योंकि ये बुरा वक्त है और जो बुरे वक्त में काम आएगा इमरान खान उन्हें कभी भी नहीं भूलेगा। व्यूअर्स, नवाज शरीफ को क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने लाल झंडी दिखा दी जो ये बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पिछले कुछ दिन से नवाज शरीफ मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के माजी के किरदारों के बारे में बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करते। अब उन्होंने दूसरी साइड पे जाना शुरू कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर अदलिया की तरफ चले गए हैं। यानी उन्हें एक बार फिर से पैगाम मिला कि एहतसाब का बयानिया तर्क किया जाए
اور نہ ہی کسی کا نام لیا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے عرفان صدیقی صاحب جو بہت استاد ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ قوم کو یہ تو پتہ چلے نا کہ کیا ہو رہا تھا، اور انہوں نے یہ ایک طرح سے اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ ان سے پوچھیں، جب نواز شریف صاحب جنرل باجوہ کے متعلق سوال ہوا کہ جنرل باجوہ تو آپ کے محسن تھے، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کیا، تو انہوں نے اشارہ جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف کر کے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ان کے استاد بھی تھے، اور جو استادی پاکستان کے ساتھ ہوئی وہ آپ کو سب کو جو ہے وہ معلوم ہے کہ ہوا کیا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ نواز شریف جو عدلیہ کو آئین شکنی کے کٹہرے میں لا رہے ہیں، وہ آج کے عدلیہ کے کردار پر اور فیصلوں پر خاموش کیوں ہیں؟ آج جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر عدلیہ خاموش کیوں ہے؟ الٹا قاضی عیسیٰ وکٹم بلیمنگ اس وقت کر رہے ہیں، اور انتخابات کے کیس میں آپ نے یہ دیکھا کہ جہاز چھوٹ جاتا، یہاں پر پاکستان کی جو ترقی کی ٹرین چھوٹ گئی، گاڑی چھوٹ گئی، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ قاضی صاحب کو نہیں پتا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قاضی صاحب نے کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں کہ ان کا بھی ایک آنکڑا جو ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ایک بہت بڑی کنٹروورسی جو ہے ان میکنگ ہے، جس کے نتائج آپ کو کچھ دنوں میں نظر بھی آ جائیں گے۔ اور عیسیٰ صاحب چھٹیوں پر ہیں، اور اس وقت انصاف بھی ایسا لگتا ہے کہ چھٹی پر چلا گیا، کیونکہ پاکستان کے اندر عمران خان کی ضمانتیں، الیکشن کمیشن، اور پھر جس طرح سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات کے اندر وہ اپنا زور لگائیں، لگتا یہی ہے کہ فیصلہ کہیں ہو چکا کہ شاید ابھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پہ مختلف درخواستیں، جس طرح پاکستان بار کونسل آ گئی، اور کچھ اور لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو یہ درخواستیں لے کر اور مطالبات جو ہیں وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویورز، ان حالات کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو کھری کھری سنائی ہیں، اور ایک طرح سے خان صاحب کے حق میں یہ بیان دیا، اور دو باتیں جو انہوں نے کہی، ایک پہلی بات، نواز شریف سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی انہیں کوئی ضرورت ہے، اور شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف کو ایک طرح سے یہ پیغام دیا کہ نہ تو ہم رابطہ کریں گے اور نہ ہی آپ نے کرنا ہے، یعنی عباسی صاحب نے مذاکرات اور مشاورت اور پارٹی میں واپسی کے سارے دروازے خود ہی بند کر دیے۔ وجہ کون بنا؟ نواز شریف صاحب کا لاڈلا پن، وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، یہ بھی انہوں نے پیغام دے دیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا قاضی عیسیٰ پر بھی ایک طنز ہے، آج ملک میں ظلم اور ناانصافی کا جواب جو ہے وہ کون دے گا؟ انصاف تو عباسی صاحب چھٹی پر گیا ہوا ہے، ترکی میں بیٹھا چھٹیاں اس وقت بنا رہا ہے، تو کون جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ عدالت رات کو کھل رہی ہے، لیکن نیب جو کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ رات قاضی کی عدالت کھلنے اور جس طرح پھرتی سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، اس کو طنز کا نشانہ بنایا ہے کہ عدالتیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مینج ہو رہی ہیں، اور ابھی بھی باز آ جاؤ، اور اگر اب تم باز نہ آئے تو حالات بہت خراب ہوں گے۔ میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے، یہ جو پاکستان بار کونسل کا جو چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی رکھ دوں، اور جو چیف الیکشن کمشنر پر جو ایک چارج شیٹ سامنے آئی، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کی ٹائمنگ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل جب بھی وہاں سے جو فیصلے یا پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے پوری قوم کو یہ معلوم ہے، اور ان کی طرف سے عدم اعتماد چیف الیکشن کمشنر پہ کرنا یہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جو چارج شیٹ ہے اس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے اپنے آبائی حلقے جہلم میں 13,82,000 آبادی پر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بنا دیے۔ 13 لاکھ آبادی کے شہر حافظ آباد میں قومی اسمبلی کی ایک نشست رکھی گئی۔ ضلع راولپنڈی میں بھی نشستوں میں بھی عدم توازن دیکھنے میں آیا۔ گجرانوالہ میں بھی آبادی کے تناسب کے برخلاف قومی اسمبلی کی اضافی نشست جو ہے وہ شامل کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کے طرز عمل سے ایسا انتخابی ماحول جنم لے رہا ہے جس میں شفافیت نظر نہیں آ رہی۔ عام انتخابات طے شدہ تاریخ پر اور شفاف ہوں، تمام سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو انتخابات پہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور ان حالات کی روشنی میں الیکشن کمیشن ان نازک معاملات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتا، اور سپریم کورٹ سے بھی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ صاف ہے جی، جس طرح چیف الیکشن کمشنر ایک جماعت کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ گارڈین نے سٹوری بھی کی کہ کسی طرح پاکستان کے اندر حلقہ بندیوں میں ڈنڈی ماری گئی، من پسند امیدواروں کو جتوانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے میں الیکشن کمیشن اس وقت پیش ہے، پی ٹی آئی سے بلہ ہتھیانے کی کوشش ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا از خود نوٹس، جبکہ باقی جماعتوں پر بالکل خاموشی ہے۔ پھر سوال تو ہوگا، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ ضرور جو
الیکشن کمیشن سے لیا جائے گا، لیکن اس سے بڑی بات جو ہے الیکشن ڈیلے کی ہے، الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اسی لیے یہ دونوں کریکٹرز جو ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں ایکٹیو کیا گیا خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور آخر میں آپ کو یہ خبر دیں کہ کپتان نے اپنا ایک انتہائی اہم کھلاڑی جو ہے مریم نواز کے مقابلے میں میدان میں اتارنے کی تیاری کی ہے. عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انتخابات میں بھرپور انداز میں حصہ لینا ہے. پہلی خاتون جو اس الیکشن میں مریم نواز کے خلاف حصہ لیں گی ان کا نام جو ہے وہ آ چکا، اور بتایا جا رہا ہے کہ صنم جاوید مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. اس حوالے سے صنم کا والد کا ایک پیغام بھی آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے میری بیٹی کو اس حلقے سے انتخابات لڑنے کا کہا گیا ہے. میں صنم جاوید کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے متعلقہ دستاویزات جمع کر رہا ہوں. صنم جاوید لاہور سے صوبائی اسمبلی کی نشست جو پروونشل اسمبلی ہے پی 150 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گی. صنم جاوید کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا اور ہائی کورٹ نے بار بار ان کی رہائی کا کہا لیکن وہ باہر نہیں آئی. صنم جاوید بہت زیادہ ایکٹیو رہی مریم نواز کے خلاف، انہوں نے بہت ساری ٹویٹس کی اور مریم نواز پر کافی زیادہ تنقید وہ ہمیشہ کرتی رہی ہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انتخاب میں حصہ لیں گی. اچھا، اب اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا، اور کیا صنم جاوید جیسے کرداروں کی یعنی پارٹی کے اندر کیا ضرورت ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے یہ ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹس کی شکل میں. ویورز مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.